Educatious, the digital learning platform. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एक सीरीज के बारे में काफी दिन से डिस्कशन में थे। इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे कि वो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ एग्जामिनेशन हो, सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी कोई भी एग्जामिनेशन हो, उन सभी का एक अहम हिस्सा होता है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की एक लेक्चर सीरीज हम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्कुल रूट बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ द डिसिप्लिन इवोल्व्ड, क्या पहले रहा था, कैसे कैसे इवोल्व हुआ, क्या क्या डेफिनेशंस आई। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो टर्म्स हैं, हमें बिल्कुल सिमिलर टर्म्स लगती हैं। यूजुअली लोग इसको सिमिलर मान भी लेते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का ही नाम है, इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू इकोनॉमी, बट दिस इज नॉट सो। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दोनों एक अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों ही की ही डेफिनेशन अलग हैं, दो दे आर इंटर रिलेटेड बट दे आर नॉट सेम। तो हम ये भी देखेंगे कि what is economics and what is the definition of economy, how they are related to each other, what are the sectors of economy। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस सिलेबस को, जो कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक अहम हिस्सा रहता है, इस सिलेबस को हम आगे डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे हमारी एडुकेशियस की इकोनॉमी सीरीज के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी पहले देखते हैं कि जो सबसे पहली जो टर्म है, क्या होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से उत्पत्ति हुई, तो ये देखते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड था। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड था जो कि दो टर्म से मिलके बना हुआ है। ओइकोस, वन इज ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड या फिर कोई स्टेट। ठीक है, इसको हम ग्रीक के अंदर फैमिली को, या फिर कोई हाउस होल्ड है, या कोई सोसाइटी है, ठीक है, या कोई किसी के एक खानदान है, स्टेट है, उसको हम बोलते हैं ओइकोस। और दूसरा वर्ड है नोमोस। ठीक है, नोमोस मतलब कोई रूल, कोई लॉ, कोई कस्टम, कोई मैनेजमेंट, इसको मीनिंग नोम, लॉ, मैनेजमेंट। तो नोमोस मतलब कोई रूल, कोई लॉ, ठीक है, कोई लेजिस्लेशन या फिर कोई मैनेजमेंट। सो इन दो वर्ड से बना है ओइकोस और नोमोस। सो इन दोनों को मिला के ओइकोनोमिकोस, ओइकोनोमिकोस या फिर इकोनॉमिक्स, जो आगे बढ़ जाके बना इंग्लिश के अंदर इकोनॉमिक्स मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो अगर हम एक छोटे लेवल पे देखते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं तो एक घर की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। घर के अंदर स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, उनकी लिमिटेड ही पैसा होता है, लिमिटेड वेल्थ होती है, उस लिमिटेड वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाएगा घर के लोगों के द्वारा, तो उसको ही बोला गया था ओइकोनोमिकोस या फिर इकोनॉमिक्स। ये एक लेमैन लैंग्वेज की टर्म्स के अंदर जो डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड या फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस होल्ड और स्टेट इज ओइकोनोमिकोस या फिर इकोनॉमिक्स। अब पहले जो होता था, इसको जो टर्म यूज करते थे इकोनॉमिक्स की जगह, वो हम पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड यूज करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि बाद में जाके अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, अल्फ्रेड मार्शल ने इसको टर्म नाम दिया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को हम पहले बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, बाद में अल्फ्रेड मार्शल जो कि एक वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स टर्म को कोइन किया था। सो डेफिनेशन देखी जाए, एक डेफिनेशन तो क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, मींस इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोला था, एक टेक्निकल सब्जेक्ट बोला था। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल या फिर एंटिटी एंड डेवलप्स अ पॉसिबल मॉडल फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। सो इकोनॉमिक एक विज्ञान है, इकोनॉमिक एक साइंस है, जिसके तहत
जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल की, या किसी सोसाइटी की, या किसी स्टेट की, या किसी हाउस होल्ड की, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी को करना और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर यूटिलाइजेशन से रिलेटेड पॉसिबल मॉडल्स को बनाना ही इकोनॉमिक्स है। तो ये डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति के पास या एक सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे वो क्या क्या काम कर सकता है, उनकी वो क्या क्या फंक्शनिंग में ला सकता है, इससे रिलेटेड जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो दिस इज अ साइंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज सम डेफिनेशन। जैसे कि हमने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो साइंस जब से उत्पत्ति हुई है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते रहते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरा के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट जो पैदा हुए, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, तो उन साइंटिस्ट ने, उन इकोनॉमिस्ट ने अपने हिसाब से सोसाइटी की कंडीशंस को देखते हुए अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग समय पे दी। तो ये एक टाइम फ्रेम में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले क्लासिकल एरा के अंदर एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिनकी एक बहुत फेमस बुक हुई है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी, आप लोगों ने सुनी होगी। इस वेल्थ ऑफ नेशन बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये 1776 के अंदर, 1776 के अंदर दिस बुक वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो इन्होंने दी थी। इसके अंदर, इस बुक के अंदर एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वो क्या डेफिनेशन थी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक वेल्थ से रिलेटेड साइंस है, जो कि क्या मतलब है, दैट इज हाउ नेशंस वेल्थ इज क्रिएटेड एंड इंक्रीज। कैसे दुनिया के जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं उनकी वेल्थ क्रिएशन किया जाता है और उस क्रिएटेड वेल्थ को इंक्रीज, डे बाय डे इंक्रीज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड साइंस को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसीलिए हमने इस डेफिनेशन को क्या बोला, एडम स्मिथ्स वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ से, बिकॉज इन्होंने बात की थी वेल्थ से रिलेटेड। सिर्फ इनका जो फोकस था, इनका जो इकोनॉमिक्स को समझाने का जो फोकस था क्लासिकल एरा में, उनका यही फोकस था कि भाई जो इकोनॉमिक्स है वो कि कैसे पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, वेल्थ का क्रिएशन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो और फिर वो कैसे बढ़ाई जा सके, इसी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो इनका सिर्फ मोटिवेटेड था कि वेल्थ से रिलेटेड। एंड अकॉर्डिंग टू हिम every individual is motivated by self interest and work for his own good। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि हर जो व्यक्ति है, हर जो इंडिविजुअल है, वो सोसाइटी के अंदर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिवेटेड रहता है और अपने सेल्फ गुड की तरफ ही काम करता है। स्मिथ फेवर्स द डिवीजन ऑफ लेबर। स्मिथ ने क्या फेवर किया था, डिवीजन ऑफ लेबर की जो थ्योरी थी उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की होनी चाहिए, लेबर क्लास की डिवीजन होनी चाहिए कि व्हाइट कॉलर जॉब कौन सी होंगी, रेड कॉलर जॉब कौन सी होंगी, ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होंगी। तो इन्होंने, और वो अपनी अपनी जो काम है, वेल्थ क्रिएशन है, मींस ये जो डेफिनेशन थी बेसिकली काइंड ऑफ एक कैपिटलिस्ट डेफिनेशन थी, जहां पे वेलफेयर की तरफ बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था। और बेसिकली जो मोटिवेशन था वो था दैट वाज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, कि कैसे क्वांटम ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके। तो ये था एडम स्मिथ्स वेल्थ डेफिनेशन। इसीलिए ये जो कि सिर्फ वेल्थ से ज्यादा रिलेटेड थी तो इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। और इसका जो क्रिटिसिज्म था वो किस लिए हुआ, एज एम्फेसिस वाज ऑन दी material wealth only, emphasis was on material wealth and wealth being treated an end in itself। मतलब टोटल फोकस ही था कि कैसे वेल्थ को इंक्रीज किया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए
इसको वेल्थ बीइंग ट्रीटेड एज एंड इन इटसेल्फ एंड इट टोटली इग्नोर्ड दी ह्यूमन वेलफेयर। इसने ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया, इसलिए इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगली जो थ्योरी थी एडम स्मिथ की वेल्थ की डेफिनेशन के बाद जो डेफिनेशन थी दैट वाज रिलेटेड टू वेलफेयर, जो कि नियो क्लासिकल एरा के अंदर आई थी। और इस डेफिनेशन को देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट हुए थे उन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। इनकी जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1890 के अंदर एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स हम इंटररिलेटेडली यूज करते थे। पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड होता था, बाद में इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया गया। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने फोकस क्या किया, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन से ना फोकस करके इन्होंने थोड़ा स्टडी ऑफ मैन की तरफ चले कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड भी है इकोनॉमिक्स का ही पार्ट। तो ऑर्डिनरी जो बिजनेस ऑफ लाइफ है उसमें जो ह्यूमन देश की स्टडी है, ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी है, और कैसे इकोनॉमिक्स का जो मटेरियल क्रिएशन है वो ह्यूमन की वेलफेयर में काम आ सकता है। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। जो भी material requirement है एक human being की, उनको कैसे फुलफिल करता है, ये स्टडी होती है इकोनॉमिक्स। Thus it is on one side a study of wealth, एक साइड से तो इसको हम स्टडी ऑफ वेल्थ बोलेंगे, एंड ऑन द अदर साइड इट इज अ स्टडी ऑफ मैन या फिर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो इन्होंने वेल्थ क्रिएशन तो बोला ही बोला, लेकिन वेल्थ क्रिएशन कैसे ह्यूमन वेलफेयर में और ह्यूमन की मटेरियल नीड्स को, सबसे बड़ी बात है मैं मटेरियलिटिक नीड्स को सेटिस्फाई करने में कैसे कोई साइंस भूमिका अदा करती है, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। सो इट इज अ ड्यूअल डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो मार्शल हैं उन्होंने सिर्फ मटेरियल नीड्स या फिर मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग की तरफ ध्यान दिया। मार्शल रिगार्ड्स ओनली मटेरियल थिंग्स एंड डज नॉट कंसिडर दी इमटेरियल थिंग्स। इमटेरियल थिंग्स लाइक टीचर है, डॉक्टर की सर्विसेज है, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे जो कि मटेरियल थे, दोज कैन बी टच्ड, दोज कैन बी ट्रेडेड, और वो कैसे ह्यूमन को वेलफेयर में काम आते हैं, सिर्फ उनका जिक्र किया मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जी ने, जो कि डॉक्टर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, टीचर से रिलेटेड सर्विसेज है, या फिर हाउस होल्ड मेड से रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो ऐसी सर्विसेज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, एंड दे वर लेफ्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसलिए भी इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म हुआ। और ये न्यू क्लासिकल एरा जो कि 1880-90 के दौरान जो एरा चला था उस समय की डेफिनेशन है। अब नया दौर आता है तो इसमें और इकोनॉमिक्स में सोसाइटी में इंप्रूवमेंट होते हैं, और हमें जो नई डेफिनेशन मिलती है वो हमें मिलती है लाइनल रॉबिन्स जो हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दी, दैट डेफिनेशन इज ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशन थी वो हमें दी गई लाइनल रॉबिन्स ने। ये न्यू एज डेफिनेशन थी। इनकी जो बुक थी वो थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनकी जो किताब का नाम था वो था, उन्होंने बुक लिखी थी 1932 के अंदर, और इन बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 के अंदर लिखी गई थी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को एक साइंस का ही नाम दिया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends
एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेज। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है जहां पे ह्यूमन बीइंग है उसकी अनलिमिटेड नीड्स हैं। आप देखेंगे हम सबकी अनलिमिटेड नीड्स होती हैं। अगर किसी के पास बाइक है उसको कार देखनी होती है, जिसके पास कार है उसको और बड़ी कार, जिसके पास बड़ी लैम्बोर्गिनी कार है उसको हेलीकॉप्टर दिखता है या प्राइवेट जेट दिखता है। तो हमारी जो वांट्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। मान लीजिए कोई सरपंच बन जाता है, वो सोचता है मैं अगली बार जिला परिषद के चेयरमैन बनूंगा। अगर वो जिला परिषद का चेयरमैन बन जाता है, वो अगली बार सोचता है एमएलए बनने की, फिर वो एमपी बनने की सोचता है, फिर वो मिनिस्टर बनने की सोचता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो हमारी जो वांट्स हैं जो वो है अनलिमिटेड। सो वियर एंड्स आर, एंड्स मीन्स यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, तो एंड क्या होते हैं हमारे वांट्स, ह्यूमन वांट्स जो कि अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं हमारे उन वांट्स को फुलफिल करने वाले वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि अनलिमिटेड वांट्स के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे सेटिस्फाई करें, और उनको, क्योंकि हमें चॉइस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो सारी वांट्स तो फुलफिल नहीं हो सकती। तो हमें अपनी जो वांट्स हैं, जो हमारे एंड्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमें उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, हमें उनको प्रायोरिटी वाइज चॉइसेस देनी पड़ेंगी। कि मान लीजिए कि मुझे एक तो आज खाना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे आज कहीं मूवी देखनी है, लेकिन पैसे मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। तो मेरे को अपनी जो रैंकिंग करनी पड़ेगी, ग्रेडिंग करनी पड़ेगी कि मैं उस 200 रुपए से या तो मैं शाम का खाना खा सकता हूं, या फिर मैं 200 रुपए की जाके थिएटर में मूवी देख के आ सकता हूं। तो इकोनॉमिक्स है वो इसी तरह, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइसेस, कि हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। इसको हम आगे जाके जो कंसेप्ट है उसको हम बोलेंगे ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ नाम है, और या फिर एक कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो दो टर्म्स हैं ट्रेड ऑफ, यहाँ पे इन ल्यू ऑफ वन वांट वी ट्रेड ऑफ द अदर वन, एंड एक वांट को हम फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कैसे सेटिस्फाई किया जाए, बाय द मीन्स ऑफ चॉइसेस, इसी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। सो लाइनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो स्कार्सिटी डेफिनेशन थी न्यू एज की 1932 में। सो दस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइसेस, चॉइसेस की साइंस है। इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया, क्योंकि आप कोई भी थ्योरी देंगे उसका यूजुअली क्रिटिसिज्म होता है, और इसका क्रिटिसिज्म किस आधार पे किया गया कि जो लाइनल रॉबिन्स हैं उन्होंने जो कि डिस्टिंक्शन नहीं की, इन्होंने ये तो बताया कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स कंडीसिव टू ह्यूमन वेलफेयर एंड गुड्स दैट आर नॉट, लाइक राइस एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब इन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं की कि अभी राइस प्रोडक्शन करना है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोडक्शन करनी है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो स्कार्स है। तो हमें इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी कि हमें कौन से वेलफेयर की मींस के लिए कौन से रिसोर्सेज का प्रोडक्शन पहले करना चाहिए, या तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का कर लें या राइस का कर लें। इस तरह इन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी किससे रिलेटेड, गुड्स कंडीसिव टू ह्यूमन वेलफेयर एंड गुड्स दैट आर नॉट कंडीसिव टू ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई रिसोर्सेज स्कार्स हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, या तो चावल खा लो या दारू पी लो, मतलब दो चीजों में है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इन्होंने वेलफेयर की जो कंडीशन थी उसको इग्नोर किया, ठीक है। रॉबिन्स रिड्यूसेस इकोनॉमिक्स टू अ मियरली थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड डज नॉट कवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने सिर्फ ये जो थ्योरी थी उसको एक रिसोर्स एलोकेशन की, कि हमारे पास मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि या तो एक बंदा है जिसके पास 500 रुपए हैं, या तो वो उससे राइस खरीद के खा सकता है या उससे अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले सकता है। तो इसके अंदर क्या था कि ये नहीं बताया गया कि कौन सी कंडीसिव टू गुड ह्यूमन वेलफेयर, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ
रिसोर्स अलोकेशन की बात दी कि 500 रुपए या तो जाके होटल में दे दो या फिर जाके वाइन शॉप पे दे दो। तो इट वॉज मेयरली अ थ्योरी ऑफ रिसोर्स अलोकेशन ओनली एंड डज नॉट कवर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसीलिए इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया, लाइनल नोबल्स की स्कार्सिटी थ्योरी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब देखते हैं जो मॉडर्न एज की जो थ्योरी है, जो कि आज के दिन सबसे जो वैलिड थ्योरी भी हम बोल सकते हैं, और जिस थ्योरी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अमलगमेट करके जो थ्योरी बनाई गई है, दैट थ्योरी इज पॉल सैमुएल्सन्स ग्रोथ डेफिनेशन। पॉल सैमुएल्सन की ग्रोथ डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इसके अंदर देखना छोटी छोटी कई बातें दी गई है, हम एक एक को सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक एज वेल एज सोसाइटल दोनों को, कि ये जरूरी नहीं कि कैसे एक इंडिविजुअल ही चूज करेगा, नहीं, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों मिलके कैसे चूज करेंगे किस चीज को, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब यहाँ पे बार्टर इकोनॉमी को भी कंसीडर किया गया। जो बार्टर सिस्टम होता था कि जहां पे पैसे नहीं होते थे, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। सो इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society। मतलब इन्होंने कितने कॉन्सेप्ट को एक डेफिनेशन के अंदर एक साथ अमलगमेट किया है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैसे और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। तो कैसे एक इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी उन स्कार्स रिसोर्सेज को मल्टीपल यूज में ला सकती है, किस बेस पे, और मल्टीपल यूज में भी कैसे ला सकती है कि आज के लोगों का भी पेट भर जाए, मीन्स आज के लोग भी उसको यूज कर सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को भी हम पूर्णतया डिप्लीट ना कर दें, कंप्लीटली डिप्लीशन ना कर दें, मींस टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर। मतलब इसके अंदर हमें फ्यूचर को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे की हमारी फ्यूचर जनरेशन को देख के भी इस डेफिनेशन को बनाया गया है कि कैसे इकोनॉमिक्स कैसी स्टडी है एक जिसमें एक इंडिविजुअल या सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्स को जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, उनको ह्यूमन नीड्स को, जो कि आज की पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी खत्म ना हो जाए, उसको बचा के रखने की स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखिए, इस डेफिनेशन ने बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, बार्टर इकोनॉमी से रिलेटेड सबको अमलगमेट करके ये डेफिनेशन बनाई गई। सो ऑल द डेफिनेशन डिस्कस्ड हियर, द ग्रोथ डेफिनेशन इज द होलिस्टिक वन, इट इज वन ऑफ द होलिस्टिक वन एंड अपीयर्स टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी इन दिस प्रेजेंट इरा। तो ये हमने देखी 4 डेफिनेशन जो कि अलग अलग समय पे दी गई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल एज टू दी मॉडर्न एरा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नाउ इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन। जैसे कि हमने ऑलरेडी टर्म देख ली है कि द स्टडी ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे? रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड या फिर स्कार्स रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रेशनल मैनेजमेंट होगी उसको ही हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। और रेशनैलिटी का क्या मतलब है? रेशनैलिटी मींस चूजिंग द राइट मींस फॉर द गिवन एंड। जो हमारी गिवन एंड है, जो हमें वांट सेटिस्फाई करनी है, उसके लिए राइट मींस का चूज करना। सो इन अ वेरी रेशनल अप्रोच, रेशनली रिसोर्सेज को चूज करना, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। सो अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट था 2013 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड एक्विजिशन एक्ट
लागू किया था, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। उसके अंदर क्या है, हमारा जो लैंड है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। जो लैंड है इंडिया की वो लिमिटेड है, उस पर हमें खेती भी करनी है, उस पर हमें रोड्स भी बनाने हैं, उस पर हमें डैम्स भी बनाने हैं, उस पर हमें बिल्डिंग्स भी बनानी है, फैक्ट्रीज भी बनानी है, घर भी बनाने हैं, स्कूल्स भी बनाने हैं, कॉलेजेस भी बनाने हैं। तो ये तो है नहीं कि लैंड को खींच के बड़ा किया जा सकता है। लैंड बहुत लिमिटेड है और उस लैंड को कैसे गवर्नमेंट एक्वायर करेगी या फिर इंडस्ट्रीज एक्वायर करेंगी, ठीक है। ये तो नहीं है कि मान लीजिए किसी के पास खेती की जमीन है, वो खेती करता रहेगा, वहां पे इंडस्ट्री नहीं बन सकती। इन सबको, क्योंकि इंडस्ट्री की भी नीड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फूड की भी नीड है लोगों की नीड सेटिस्फाई करने के लिए, स्कूल्स की भी नीड है, रोड्स की भी नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। तो इन सब के लिए जो लैंड को एक्वायर कैसे किया जाए, फिर उसका कैसे लोगों को जो लैंड एक्वायर की गई है उनको रीसेटलमेंट कैसे किया जाए, इनसे रिलेटेड जो कि एक्ट बनाया गया था 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो भी इकोनॉमिक्स के बेस पे ही, क्योंकि स्कार्स लैंड है उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए। ये तो है नहीं कि सारी खेती की लैंड को लेके सब पे इंडस्ट्रीज बना दी, तो फिर खाना कहां से आएगा, ठीक है। या फिर हमने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे रहे, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, स्कूल्स नहीं बनाए तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो लिमिटेड लैंड का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, वो ही इकोनॉमिक्स का, दैट इज रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ऐसे ही ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई थी, तो क्योंकि वाटर भी लिमिटेड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, तो उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, पीने में इतना यूज करें, इसमें इतना। इसीलिए आजकल हम पानी बचाओ का नारा दे रहे हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें या और रीयूज कर सके। आजकल देखा है कि बड़े बड़े होटल्स के अंदर आप वॉशरूम में जाएंगे तो वहां लिखा होता है कि द वाटर बीइंग यूज्ड इन दिस वॉशरूम में बी डीकलर्ड बिकॉज इट हैज बीन रीसाइकल, इट इज द रिसाइकल्ड वाटर। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करके, सेम, क्योंकि इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं, उसमें लैक्स ऑफ लीटर पानी हर रोज यूज होता है। तो वो सब पानी जो पीने योग्य पानी को ही वॉशरूम में वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, फॉर टॉयलेट के अंदर वेस्ट करते रहेंगे, तो वो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट की तरह नहीं रहेगा, मतलब वो स्कार्स रिसोर्स का डिप्लीशन होगा। और इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि फूड की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो उसको भी कैसे यूटिलाइज प्रॉपर किया जाए, इसी से रिलेटेड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। तो कैसे इकोनॉमिक्स को हम एक नेशन की डेवलपमेंट में काम में ला सकते हैं, इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि कैसे इकोनॉमिक्स को एज ए डिसिप्लिन हम अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जो टर्म हम शुरू में जो टॉपिक था, नेम ऑफ द टॉपिक था इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, कि मैंने जैसे बोला था कि लोग इसको सोचते हैं कि ये एक ही कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक्स, जबकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये बिल्कुल सेम टर्म्स नहीं है। आपने इकोनॉमिक्स देखा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, किसी ने साइंस बोला, किसी ने सोशल साइंस बोला, मतलब इट इज अ डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन है जहां पे हम स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, उसकी तरह उसकी स्टडीज को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन जो इकोनॉमी है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन, की जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन की स्टडी को हम एक्शन के अंदर कैसे देख सकते हैं, एरिया के अंदर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स सच एज इंडिविजुअल, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। सो ये एक एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेड करने का। तो इकोनॉमिक डिसिप्लिन, जो इकोनॉमिक्स जो डिसिप्लिन था, उसको हम रियल लाइफ सिनारियो के अंदर कैसे एक्शन में लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। सो अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे।
यूएस इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, यूएस इकोनॉमी बोलेंगे, क्योंकि वो एरिया ऑफ एक्शन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो इसको ये डेफिनेशन है, ये एक स्टडी है, ये एक साइंस है, ठीक है। और इकोनॉमी जो है वो अप्रोच है, कैसे हम उसको एक्शन में लेके आएंगे, कैसे हम उसको एक्शन के अंदर लेके आएंगे, दैट इज नोन एज ग्राउंड पे कैसे उसको काम में लेंगे, दैट इज इकोनॉमी। हेंस इकोनॉमी इज द रिजल्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स इट्स कल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, हिस्ट्री, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एंडाउमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन सबको, हमारी लैंड को, एरिया को, ज्योग्राफी को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, नेचुरल रिसोर्सेज को, हिस्ट्री को, इवोल्यूशन को, इन सबको जो इन्वॉल्व करके, इन सबको देखते हुए जो प्रोडक्शन हम करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो इकोनॉमी इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसकी क्या क्या डिफरेंट सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है इंडियन इकोनॉमी को। सो इंडियन इकोनॉमी, दिस इज एन इंडियन इकोनॉमी, इसको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। क्या क्या सेक्टर हैं, तो जो सेक्टर्स भी हैं उसको भी हमने कई आधार पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे नेचर ऑफ जॉब, किस तरह की जॉब में लोग काम करते हैं उसको बोलेंगे, उसके आधार पे हमने 3 टाइप से बांटा, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर में भी आगे 2 सेक्टर और बन गए, क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। इसी तरह वर्किंग कंडीशन के आधार पे हम देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ओनरशिप के आधार पे देखें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स के हैं इंडियन इकोनॉमी पे। ये इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बात करेंगे हम नेचर ऑफ जॉब से डिफाइन करने की। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होंगे, अगर बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन को लेके, जैसे कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, कोयला निकालना है, ठीक है, ये सब पार्ट आते हैं। एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, कोल एक्सट्रैक्शन हुआ, माइनिंग हुआ, फिशरीज हुआ। तो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, या फिर जो काम लैंड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं वो, और जिसके अंदर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, वो सेक्टर रहते हैं प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लैंड का यूज करते हैं, फिशरी हो गया, कोल माइनिंग हो गया, तो ये है प्राइमरी सेक्टर। जो भी इकोनॉमी इस चीज से रिलेटेड होती है वो है प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब जो प्रोडक्शन हमने यहाँ कर लिया, एग्रीकल्चर में कर लिया, या फिर कोल निकालने में कर लिया, ठीक है, फिशरी में कर लिया, तो उसके बाद जो हम प्रोसेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जो बनाते हैं वो होता है सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जहां पे जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर में बनाए थे उसके फिनिश्ड गुड्स, जो रॉ मटेरियल से हम बनाए थे उसके फिनिश्ड गुड्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि हमने मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन हुआ, गुआर का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद गुआर गम बनेगा, गम पाउडर बनेगा, तो वो होगा सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसी तरह जैसे टोमेटो प्रोडक्शन कहाँ हुआ, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इज अ केस ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बट प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो सॉस, ठीक है, जो जैम और सॉस बनाएंगे वो पार्ट होंगे सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स के। जो केचप बनेगा वो सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। जो आटा बनेगा वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन उससे जो ब्रेड बनेगी या बर्गर बनेगा वो पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स के। अब इन दोनों सेक्टर को चलाने के लिए
सर्विसेज सेक्टर भी आता है, जो कि आता है टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट। मींस ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए प्रोडक्शन, प्याज हो गए खेतों में और टोमेटो हो गए, उनको खेतों से लेके फैक्ट्री तक लाना, ये सब काम किसका होगा? ट्रांसपोर्टर का होगा, ड्राइवर होंगे, तो ये सब पार्ट होंगे टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मींस दोज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो सहायता प्रदान करते हैं, सर्विसेज प्रदान करते हैं उनके डेवलपमेंट में, वो होते हैं टर्शरी सेक्टर। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी, ये सब जो होते हैं ये टर्शरी सेक्टर पार्ट होते हैं। बेसिकली जो टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स होता है वो सर्विस सेक्टर भी हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज सर्विस सेक्टर ऑल्सो। उसको हम सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर की सर्विसेज होगी, ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज क्वाटरनरी सर्विसेज। क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली हमने यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर ओनली। तो ये टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है, क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये बेसिकली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो स्टार्टअप से रिलेटेड है, जो कि कुछ नया इनोवेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनको इनोवेशन साइंटिस्ट होते हैं जैसे, या फिर कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड है, तो उसको वो सब आता है क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जो क्वाटरनरी सर्विसेज है वो है बेसिकली रिलेटेड टू, जैसे कंसल्टेंसी सर्विस होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज होगी, जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है, इनोवेटिव सर्विसेज है, वो पार्ट होती है क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का। ये बेसिकली टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होते हैं। देन इज क्वीनरी सेक्टर। QUINARY। क्वीनरी सेक्टर जो है वो भी एक टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो इंडिविजुअल होते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर द पार्ट ऑफ क्वीनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि आप देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, नीति आयोग के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो क्वीनरी सेक्टर्स का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, या फिर R&D के अंदर जो बैठे हैं, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े टाटा ग्रुप हैं, उनके जो हायर जो मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, जो बोलते हैं कि हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, EV के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या अभी एप्पल का जो प्लांट लगा है, ये सब जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो पार्ट होते हैं क्वीनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का। जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सब पार्ट होते हैं, या फिर जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, कि हमें अपने फाइनेंस को कहाँ पे लगाना है, तो ये सब पार्ट जो टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं क्वीनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स के। सो वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। अब बात करते हैं वर्किंग कंडीशन के आधार पे। वर्किंग कंडीशन के आधार पे जो कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो उस बेस पे अगर इकोनॉमी को हम बांटेंगे तो उसमें आते हैं 2 सेक्टर्स। वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है वो होते हैं जहां पे लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, जहां पे लोगों को मिनिमम वेजेस फिक्स्ड होती हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, उनके लिमिटेड number of hours होते हैं। means under the organized sector the service conditions, the working conditions are being governed by various laws and legislations like the minimum wages act, provident fund act, ESI act। उनको मेडिकल सर्विसेज मिलती है, उनको ग्रेट्युटी सर्विसेज मिलती हैं, पेड हॉलीडेज होते हैं, तो ये सब पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के। सिमिलरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स वो होते हैं जो कि जहां पे जो वर्कर्स होते हैं वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे मिनिमम वेजेस मिल रही है,
ठीक है, रेगुलेटेड नंबर ऑफ आवर्स हैं, हॉलीडेज हैं, इन सब से जो वंचित होते हैं, जो कैजुअल वर्कर होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि कहीं चौक पे मजदूर बैठे होते हैं, जिनको कोई भी आएगा अपने साथ काम करने के लिए ले जाएगा। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, डेली वेजिस पे जो काम करते हैं, हर रोज डेली अपना डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और वो उनको हो सकता है किसी दिन काम ना भी मिले, किसी दिन उनको भूखा भी सोना पड़े, ठीक है, और इनको कई बार काम करवाने के बाद पैसे भी ना मिले, उनकी मेडिकल कंडीशन भी नहीं कंप्लीट होती, ठीक है। तो वो सब पार्ट होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। और एनएसएसओ 2011 के एक रिपोर्ट थी, उसके आधार पे रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पे 83% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज इन्वॉल्व्ड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 83% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और ओनली 17% आर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मींस ये एक नेशनल सैंपल सर्वे जो होता है एनएसएसओ, उस रिपोर्ट के आधार पे केवल 17% लोगों को ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, जिनके फिक्स्ड वेजेस हैं, रेगुलेटेड आवर्स हैं, जिनको फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं। सो वर्किंग कंडीशन के आधार पे दो सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओनरशिप के आधार पे जो इंडियन इकोनॉमी को बांटा गया है वो प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जैसे जहां पे जो इंडस्ट्रीज का कंट्रोल रहता है वो प्राइवेट या फिर कॉर्पोरेट हाउसेज, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट हाउसेज के हाथों में होता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, ये सब प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। और बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पीएसयू हम जिनको बोल देते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी पहले क्या होता था, मोस्टली पीएसयूज होती थी जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ओपन इकोनॉमी नहीं थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तब मोस्ट ऑफ दी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, जैसे कि कोल का था, फर्टिलाइजर का था, ठीक। फर्टिलाइजर का अभी भी कई जगह है, कोल का भी है, अभी पीएसयूज हैं, जिनका मेन मोटिव होता था सोसाइटी के, देश के वेलफेयर के लिए काम करना। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्निंग कैसे करनी है। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होते हैं इंडस्ट्रीज के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर ऑन दी टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ दीज फैक्ट्रीज और एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर देखोगे तो हमने जिक्र किया, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अडानी है, काफी है। पब्लिक सेक्टर में जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये बेसिकली फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। ऐसे ही राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब हमारी पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमी है। तो ये हमने देखे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओनरशिप ऑफ द फैक्ट्रीज। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बहुत से टाइप की इकोनॉमी होती हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने जो पहले देखा था वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा, अभी हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी थे। ये दुनिया के अंदर कितनी तरह की इस टाइप की इकोनॉमीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी की। ट्रेडिशनल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि बिलीव्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, जो कि उनकी सोसाइटी के अंदर जो कस्टम्स हैं उनके आधार पे जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो वो है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज भी बोलते हैं, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो ये है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इनका बेसिकली जैसे बार्टर इकोनॉमी होगी, दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अफ्रीका की जो इकोनॉमी है, ठीक है, एशिया की कुछ कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, वो जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अपने ट्रेडिशन के बेस पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, दे आर नोन एज ट्रेडिशनल इकोनॉमीज। देन इज कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने देखा होगा सोवियत यूनियन है,
क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, जहां पे सरकार कंट्रोल करती है मैन्युफैक्चरिंग को या फिर सर्विसेज के प्रोडक्शन को, और उसी के बाद वो यहाँ पे कोई यूजुअली जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कम अहमियत दी जाती है, और जो कि सोसाइटी ही इनको रूल करती है, गवर्न करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती हैं। तो कमांड इकोनॉमी, इसीलिए जो कि कमांड दी जाती है सरकार के द्वारा, उसी आधार पे जो इकोनॉमी की चीजें होती हैं, दैट इज नोन एज कमांड इकोनॉमी। जो इसको हम, जैसे क्यूबन इकोनॉमी है, क्यूबा की है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो था, ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको हम बोलते, सोवियत यूनियन, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी जो है, ठीक है, ये सब कम्युनिस्ट सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो कमांड इकोनॉमी है। ये बेसिकली कैपिटलिस्ट के खिलाफ रहते हैं। ये बोलते हैं कि ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली एंड देयर शुड नॉट बी प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द कंट्री। तो ये सब पार्ट है कमांड इकोनॉमी के। फिर एक इकोनॉमी आती है मार्केट इकोनॉमी, जो कि बेस होती है लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो बेस्ड इकोनॉमी होती हैं वो होती हैं मार्केट इकोनॉमी, जैसे कि यूएस इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, जो कि जहां पे इनको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नेग्लिजिबल होता है या बहुत ही कम होता है। तो जैसे यूएस इकोनॉमी है, कैनेडियन इकोनॉमी है, ये सब मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट के अंदर क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे सेल करना है, वो सब डिपेंड करता है लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम डिटेल में आगे करेंगे, इनके जो कर्व होते हैं, इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। अभी बेसिकली ये होती है मार्केट इकोनॉमी। बेसिकली यहाँ पे जो मोटिव होता है वो होता है इन द accumulation of more and more profit. Government intervention is negligible. And then last one is mixed economy. Mixed economy का सबसे बेस्ट पार्ट है our country Indian economy, जहां पे both market economy also exist as well as there is a government intervention in regulation of that market economy. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, और गवर्नमेंट की ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट अर्न करता रहे और समाज की बिल्कुल देख रेख ना करे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है। और जैसे कि इसी बेस पे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, वो सब सोसाइटी के वेलफेयर के अंदर यूज होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़े कॉर्पोरेट हाउस का जो समाज के प्रति दायित्व है उनके वेलफेयर के लिए, वो CSR के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। सो इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ बेस्ट कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी, प्राइवेट मींस मार्केट इकोनॉमी, और कमांड इकोनॉमी, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो देखते हैं थोड़ा डिटेल में ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, द गुड्स which are need to survive like food, shelter, tools, ये सब ट्रेडिशनल इकोनॉमी। क्या प्रोड्यूस करना है, जो कि आम जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी वस्तुएं होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, फार्मिंग से, हंटिंग से, गैदरिंग से, ये इनसे प्रोड्यूस की जाती हैं। और लोगों को प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, पीपल मेक देयर ओन प्रोडक्ट, शेयर और ट्रेड लाइक बार्टर सिस्टम। तो खुद प्रोडक्ट बनाएंगे कि मैंने जूता बना दिया, तू मेरे से जूता ले ले, तो अनाज दे दे, तो ये बार्टर सिस्टम होता है, लेन देन का सिस्टम। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं और दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी में व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड दैट इज टू बी प्रोड्यूस। सरकार बताती है, ऊपर टॉप लेवल गवर्नमेंट बताती है कि क्या प्रोड्यूस करना है। देन इज हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस।
तो हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस, हाउएवर द गवर्नमेंट डिसाइड, वो भी गवर्नमेंट ही बताएगी कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है। एंड हाउ पीपल गेट्स द प्रोडक्ट, पीपल वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि लोगों को प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देना है। हाउएवर द गवर्नमेंट डिसाइड लाइक रिवार्ड सिस्टम, क्लास के बेस पे, या फिर वेटिंग इन लाइन, लाइन में खड़े करके बांटेंगे। तो ये सब कमांड इकोनॉमी के हैं। देन वन इज मार्केट इकोनॉमी। सो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द demand and supply, whatever the people are willing to pay or willing to buy or sell. So that is the basis of market economy. Then how goods are produced, business owner determine the most efficient legal method of production, and कैसे प्रोड्यूस करना है ये सब बिजनेस हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउसेज, जो बिजनेस ओनर है उनकी डिस्क्रिप्शन होती है कि कौन कब कितना कैसे प्रोड्यूस करना है। और how people get the product determined by how much a person is able or willing to pay, कि कैसे किसी व्यक्ति को कितना सामान चाहिए, कितने रुपए में चाहिए, वो सब उससे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हैंड इन हैंड एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाइक बाय द वे ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एटसेट्रा। एक टर्म आती है इन सब के अंदर, वो होती है कुज़नेट्स कर्व। ये कर्व है जो कि डिटरमाइन करता है कि जो ये इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेशन को डिटरमाइन करता है कुज़नेट्स कर्व। इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। तो इसके हिसाब से कहा जाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, पहले इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ के अंदर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी, डिफरेंसेस बढ़ेंगे, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, कुछ के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा गैप रहेगा। फिर एक स्टेज आएगी जहां से ये इन्वर्ट होगा यू, और जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कुछ लोगों के पास जो संपत्ति आई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसी डेवलपमेंट से जो नीचे के लेवल के जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा और इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो दिस कुज़नेट्स कर्व tells that in the initial stage of growth inequality will increase. After reaching a peak stage, the graph of inequality will start to go downwards, and in the post development stage, that is in case of developed economies, you will see that there is a higher economic growth and less economic inequality. तो ये inequality और economic growth का difference है, इसको that is inverted U, this is represented by inverted U, ये inverted U से represent करता है। developed nation होते हैं वहां पे हाइयर इन इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और लोअर इनकम इनइक्वालिटी रहती है, जबकि डेवलपिंग के अंदर लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और हायर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी रहती है। दिस इज कुज़नेट्स कर्व। ये एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरह एक कंसेप्ट और है जो कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेड ऑफ। From the perspective of economics, wherein there is a compromise on one goal to achieve an additional goal, trade-off come into picture. Trade-off involves making choices in policies. It is a way of balancing among desirable goals. Trade-off का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि इकोनॉमिक एक साइंस है, और वो क्या डील्स करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें जो बेस्ट चॉइस हमें करनी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हम एक चीज को लेंगे तो दूसरी से हमें वंचित रहना पड़ेगा। तो यहां भी क्या है, कॉम्प्रोमाइज ऑन वन गोल टू अचीव दी अनदर गोल, दैट इज नोन एज ट्रेड ऑफ। ये इसको हम बोलेंगे ट्रेड ऑफ। सो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है मेकिंग चॉइसेस इन पॉलिसीज, या मेकिंग चॉइसेस इन वांट्स, मेकिंग चॉइसेस इन नीड्स। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे है कि हमें किस साइड जाना है, कौन सा रूट लेना है,
ये ट्रेड ऑफ का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं है, जस्ट अ पिक्चर कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, उसमें से जो बेस्ट फिजिबल चॉइस है उसको हम चूज करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड ऑफ। जैसे कि अब तुम देखोगा आरबीआई बेसिकली जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो उसका मेन रोल होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी पे देखना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए कई बार क्या करती है, वो जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो घटाती या बढ़ाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम करती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है, उस बीच में क्या होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाती है। कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली इरोडेड ऑफ या फिर ट्रेडेड ऑफ फॉर द focus of price stability. RBI focuses on price stability, which is the main motive of the monetary policy, even as some growth is reduced in the process, as it involves at times to control the inflation at interest rate. तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो कई बार प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए मार्केट में कम पैसा देती है आरबीआई, ठीक है। और मार्केट में कम पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम हो मींस बैंकों के पास पैसा कम होगा देने के लिए, लोगों के पास पैसा कम होगा तो सामान खरीदने के लिए भी पैसा कम होगा, तो ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइसेस कम आ जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो कई बार और इन्फ्लेशन इसलिए क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे मींस इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रेड ऑफ कर दिया गया, किसके लिए, प्राइस को स्टेबल करने के लिए। सो इन ल्यू ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ इज ट्रेडेड ऑफ। तो ये केस है ट्रेड ऑफ का। While sometimes during the recession price stability is traded off to achieve economic growth. आपने देखा था 2008 का जो रिसेशन हुआ था, ठीक है, उसमें हमने फिस्कल मेजर्स लेके आए गए थे, फिस्कल मेजर्स लेके आए गए थे कैसे कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, जब रिसेशन आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है तो क्या करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी कई बार क्या करते हैं, फिस्कल स्टिमुलस देते हैं। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है हम मार्केट में आरबीआई या सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा पैसा देगा, लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है, लोगों की नीड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पंप आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, प्राइसेस स्टेबिलिटी को हम ट्रेड ऑफ कर देंगे, प्राइसेस स्टेबिलिटी को ट्रेड ऑफ करेंगे क्योंकि हमें रिसेशन से बाहर निकल के इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आनी है। सो दिस इज समटाइम्स ड्यूरिंग द रिसेशन प्राइस स्टेबिलिटी इज ट्रेडेड ऑफ फॉर द वांट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मींस एक दूसरे के ऑपोजिट है, हमने ट्रेड ऑफ का एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या ट्रेड ऑफ हुआ था, यहाँ पे ट्रेड ऑफ हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ, और किसके लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को लाने के लिए। और यहाँ पे ट्रेड ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी ट्रेड ऑफ होगी फॉर दी ड्यूरिंग रिसेशन फॉर दी एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। समटाइम फिस्कल प्रूडेंस इज ट्रेडेड ऑफ इन द परस्यूट ऑफ वेलफेयर सच एज फूड स्टेबिलिटी। कई बार क्या होता है, हम सब्सिडी देते हैं, जैसे फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, तो कई बार हम गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे पैसा देती है, सब्सिडी के लिए पैसा देती है, जो कि पैसा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर यूज हो सकता था, ठीक है। तो वहां पे लेकिन फिस्कल प्रूडेंस जो है उसको ट्रेड ऑफ कर दिया जाता है फॉर दी वेलफेयर पर्पस। तो यहाँ पे एक गोल को अचीव करने के लिए दूसरी गोल को ट्रेड ऑफ कर दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ। एक इसी से सिमिलर कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन अप। हमने ट्रेड ऑफ में एक गोल को छोड़ दिया, यहाँ पे कॉस्ट कितनी, उस गोल को छोड़ने में हमें क्या कॉस्ट झेलनी पड़ी, वो होती है क्या अपॉर्चुनिटी हमें गंवानी पड़ी, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन अप when choosing one thing over the another, like in investment, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं
तो द कॉन्सेप्ट शो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन इन्वेस्टमेंट चॉइस बाय शोइंग द ट्रेड ऑफ फॉर मेकिंग दैट चॉइस। मीन्स मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं, या तो मेरे पास कुछ पैसा है, या तो मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूं, या मैं उसको ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबल मार्केट है, जहां प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है, लॉस भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है। दूसरा, मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगा दूं जहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी है मेरे को रिटर्न आने की। तो अगर मैंने पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो मेरे को जो अपॉर्चुनिटी अगर उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की थी वो यहाँ पे ट्रेड ऑफ करनी पड़ी, तो उससे मेरे को जो फायदा हो सकता था, जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, वो वहां पे मैं इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मुझे यहाँ एक गोल चूज करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवानी पड़ी उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन अप व्हेन चूजिंग वन थिंग ऑफ अदर। So this helps the cost of investment choice by showing the trade-off for making that choice. Opportunity cost can be applied to any situation. हम ये अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज में लगा सकते हैं, खुद के इंडिविजुअल डिसीजंस पे भी लगा सकते हैं, जहां पे हमें दो गोल्स या दो अल्टरनेटिव में से एक को चूज करना पड़ता है, और जो एक को चूज करने के लिए दूसरे की जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती थी उसको गंवाना पड़ता है। सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Resources like money or land can be put to multiple uses by choosing the optimal way of use, and opportunity cost is the cost of discarding the second best choice. अब हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है, तो हम उसको या तो बैंक में डाल सकते हैं या उससे लैंड खरीद सकते हैं। मान लीजिए हमने उससे लैंड खरीद ली अपने यूज के लिए, हमने उससे धरती खरीद ली, जमीन खरीद ली, ठीक है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हुई जो वो पैसा था वो हम बैंक के अंदर रख सकते थे, फिक्स डिपॉजिट कर सकते थे, और उससे हमें जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता, दैट इज नोन एज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट हैज बीन इरोडेड अवे। हमने जो लैंड ली उसके कारण हम वहां पे पैसा नहीं डाल पाए, जिस वजह से हमें जो ब्याज मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो इस डिसीजन की, इस ट्रेड ऑफ डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। For example, the opportunity cost of government expenditure on health sector is what is not spent on education or roads or the benefit missed in that process. ऐसे ही गवर्नमेंट के केस में देखा जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा है, वो उसको कई तरह के यूज में लगा सकती है। उसको हेल्थ सेक्टर में लगा देती है, मान लीजिए लोगों के अस्पताल बनवा देती है, लेकिन वो रोड्स या फिर स्कूल नहीं बनवाती। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो रोड बनाने से फायदा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती, ठीक है, या फिर उसको वहां पे कोई फैक्ट्री बना लेती, उस फैक्ट्री से जो फायदा होता है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जबकि उसने वो पैसा हेल्थ सेक्टर में लगा दिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहां पे हमने देखा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, definitions of economics, advancement of economics, economics related to economy, sectors of Indian economy, types of economy, opportunity cost, trade-offs, ये concept हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और कंसेप्ट रिलेटेड टू इकोनॉमी हम देखेंगे, जहां पे हमें जीडीपी, ठीक है, लेस फेयर इकोनॉमी, इस टाइप से बहुत से कंसेप्ट हैं। वी विल बी कवरिंग देम वन बाय वन। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर? And this lecture is suitable for preparation of most of the competitive examination like UPSC, civil services examination, state PCS examination, CAPF examination, staff selection commission examination, and like that your RBI grade B examination, NABARD examination, various other banks and government examinations. So stay tuned, stay with Educasius. We will be covering the economics syllabus in a very holistically and very detailed manner, along with practice of previous year multiple choice question. Also some new MCQs as well as detailed mains related questions. Be with me. I am SK Bura, Labor Enforcement Officer, UPSC All India Rank 2. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.